हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपी टीजीटी 2021 के पेपर के बाकी क्वेश्चंस को, क्योंकि इसके रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आई बटन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। कह रहे हैं अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u सो दैट इट्स रेंज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट। ठीक है ना। और कह रहे हैं तो उसके बाद कि द रेंज इज, हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। एक कंडीशन हमको गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है, तो इन्होंने कह रखा है जो रेंज है आर वो इक्वल है किस चीज़ के, 2 टाइम्स ऑफ अटेन्ड हाइट, या फिर जो इसकी हाइट है ग्रेटेस्ट हाइट उसका 2 गुना है। ठीक है, ये हमको गिवन है। ये हमको गिवन है। तो एक फार्मूला ये होता है कि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है किस चीज़ के, 4h/r। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू 4h एज इट इज अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 4h/r। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये एक्चुअली फार्मूला नहीं है, फार्मूला को जोड़ के एक अलग कंडीशन बनाई गई है। इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हमने बनाया है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4h/r, आर की जगह लिख दूंगा क्या, 2h। कह सकता हूँ मैं टेन थीटा की जो मुझे वैल्यू मिली वो क्या मिली, टेन थीटा की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू 2 है, एक ट्राइंगल फॉर्म करता हूँ मैं। तो अगर इसको थीटा कह दूँ, ठीक, अगर मैं इसको थीटा कह देता हूँ तो या फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर हमारा थीटा है, तो हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे ये 2 है, डेट इज इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगी। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो फाइंड आउट करना है रेंज। इन्होंने कहा है तो रेंज इज, तो रेंज का जो फार्मूला था वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ठीक है, ठीक, यू स्क्वायर ऐसा ही, जी ऐसा ही, साइन 2 अल्फा को लिख सकता हूँ मैं 2 sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, इनकी वैल्यूज में निकाल लूंगा कैसे, u² अपॉन g, 2 एज इट इज, साइन अल्फा लिखूंगा क्या, 2/√5। ठीक है, और कॉस अल्फा हो जाएगा 1/√5। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये यहाँ से आ रही हैं। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ मुझे वैल्यू मिली 4u² अपॉन 5g, 4u² अपॉन 5g, डेट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन जी ओ एफ एक्स इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये हमको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको जो निकालना है उसको देखते हैं क्या है। हमें जी ओ एफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते हैं, कैसे निकलेगा, तो जी ओ एफ ऑफ एफ एक्स जो है इक्वल होगा किस चीज़ के, ये इक्वल होगा, सिंपल क्या करना है, जो जी का एक्स है ये, इसको रिप्लेस कर देना है किस चीज़ से, एफ एक्स से। जो ये मैपिंग होती है इसका मतलब ये हो गया साइन ऑफ एफ एक्स, या मैं कह सकता हूँ कि साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये होता है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या, कि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स कैसे होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये सिंपल फार्मूला है कि टेन इनवर्स एक्स जो है इक्वल होता है किस चीज़ के, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। अब मुझको इसे रिप्लेस कर देना है, तो मैं क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा जी ओ एफ। ठीक है ना, और एक्स की वैल्यू जो इक्वल होगी किस चीज़ के, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। साइन से साइन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा क्या, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 43, आइए देखते हैं। क्या सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन है और उसका सोल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लॉग है उसको उठा के आरएचएस में ले जाएंगे। तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर ई एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा पावर में ही है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, तो मैं अब इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर बी वाई। लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं इसमें क्या करूँगा, तो इस dx को उठा के इधर ले जाऊँगा और इसको उठा के इधर ले आऊँगा। तो मैं क्या पाऊँगा, मैं पाऊँगा ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स
इक्वल होगा किस चीज़ के, ई की पावर माइनस बी वाई इंटू डी वाई। ठीक है, हमको मिला है ये ई की पावर माइनस बी वाई डी वाई इक्वल है किस चीज़ के, ई की पावर ए एक्स और डी एक्स के। इसका इंटीग्रेशन आपको करना आता ही होगा, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये हो जाएगा ई की पावर माइनस बी वाई, ठीक है, अपॉन माइनस का v इक्वल होगा किस चीज़ के, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ, तो मैं क्या पाऊँगा, मैं पाऊँगा ए इंटू ई की पावर बी वाई, वो भी माइनस का, ठीक है, इक्वल होगा किस चीज़ के, b टाइम्स ई की पावर ए एक्स प्लस, और इसके साथ में आप देखें इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे a b और c। ठीक है, c कांस्टेंट है, ये माइनस का आएगा मेरा, इसको मैं एक साइड में ले जाऊंगा तो पाऊंगा क्या, b इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस a इंटू ई की पावर माइनस बी वाई, ठीक है, प्लस इसको उठा के इधर लेके गया था, और ए बी सी ये कांस्टेंट क्वांटिटी मिली तो इसको कह दिया मैंने कैपिटल सी इज इक्वल टू 0। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में, आइए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स दैट इज मॉड ऑफ ए कैप एंड मॉड ऑफ वी कैप इज इक्वल टू 1 such that a cap plus 2b cap and 5a cap minus 4b cap are perpendicular to each other, then the angle between a cap and b cap is। ठीक है, हमसे कहा है कि ये और ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और मॉड ऑफ ए कैप एंड मॉड ऑफ बी कैप की वैल्यू 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल फाइंड आउट कीजिए, क्या होगा। सबसे पहले हमको जो गिवन है वो लिख लेते हैं, क्या है कि उन्होंने कहा है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, डेट इज परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ए कैप प्लस 2b कैप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, 5a कैप माइनस 4b कैप इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5a कैप स्क्वायर और a कैप स्क्वायर डेट इज 1 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ से 5 माइनस ये मिलेगा 4 वेक्टर a डॉट ए कैप, ये मिलेगा माइनस 4 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप, ये मिलेगा प्लस का 10 ए कैप डॉट बी कैप, और मिलेगा क्या, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। कह सकता हूँ तो मुझे मिला क्या, मुझे मिला यहाँ से 6 ए कैप, और ए कैप डॉट बी कैप को ओपन करता हूँ तो मैं क्या पाऊँगा, 6ab cos थीटा, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तब। ठीक है, और क्या मिलेगा, और हमें मिलेगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। कह सकता हूँ मुझे cos थीटा की वैल्यू जो यहाँ से मिलेगी वो मिलेगी क्या, 3/6 या 1/2। ठीक है, और 1/2 मिलेगी तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है इक्वल होगी किसके, π/3, या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से ए और बी कहाँ चले गए, एक्चुअली ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज़ को, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए कैप और मॉडुलस ऑफ बी कैप, उनकी वैल्यूज तो ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो उनको लिखो या मत लिखो एक ही बात है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में, क्या है आइए देखते हैं। कह रहे हैं इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 6 8 5 7 x एंड 4 इज 7 देन द मीडियन ऑफ द दिस ऑब्जर्वेशन इज। ठीक है, हमको मीन इसका 7 गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं मीन कैसे निकालेंगे। आपको पता है मीन निकालने का तरीका क्या होता है कि सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब सम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, मीन हमको 7 गिवन है, इज इक्वल टू होगा किस चीज़ के, 6 + 8 होता है हमारा 14, और 14 + 4 हमारा कितना हो जाएगा 18, और 18 और 5 हमारा हो जाएगा 23, और 23 + 7 जैसे हो जाएगा 30, और प्लस एक्स। तो 30 + एक्स अपॉन कितना है नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो x की यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी हमें, तो 42 - 30 डेट इज x इज इक्वल टू हमको मिल गया कितना 12। x की वैल्यू हमको 12 मिल जाती है। अब हमको करना क्या है, हमें करना है क्या कि हमको इसका मीडियन निकालना है जो डाटा हमें गिवन है। तो मीडियन निकालने के लिए आपको पता होगा कि डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना होता है। तो डाटा पहले इसको हम किसी एक ऑर्डर में लिखते हैं, मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा आइए देखते हैं। सबसे पहले चेक करता हूँ सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब चेक करूँगा 4 के बाद क्या 5 है, जी है। 5 के बाद 6 है इस ऑब्जर्वेशन में, जी बिल्कुल 6 भी है, मैं इसको यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। 6 के बाद देखता हूँ 7 है, जी 7 है। उसके बाद 8 भी है। 8 के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, 10 11 नहीं है। अब जाके x की वैल्यू 12 मिल जाती है, तो 12 और आ जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा डाटा। अब हमें मीडियन निकालने के लिए आपको पता होगा कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6। अब इसका मीडियन आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मीडियन आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है? n/2, मतलब 6/2 टर्म प्लस 6/2 टर्म, ठीक है ना? जितना भी आएगा प्लस 1 टर्म अपॉन 2, डेट इज क्या हो गया हमारा कि हमें जो मीडियन होगा ना, मीडियन वो किसके इक्वल होगा? मीडियन इक्वल होगा किस चीज़ के? थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अपॉन 2, डेट इज 6 प्लस 7/2, डेट इज 6.5, डेट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। कहना है इफ x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इक्वेशन हमें गिवन है क्या है? x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x1 x2 अगर इसके रूट्स हैं तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x1 प्लस x2 की जो वैल्यू है किसके है? इक्वल 2 के, और x1 इंटू x2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी किस चीज़ के? 4 के। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधे सीधे आप x1 और y1 निकालने के बाद उनके क्यूब करेंगे तो आपसे क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि आपके रूट्स जो हैं सिंपल रूट नहीं मिलेंगे, ये आपको पेयर में मिलेंगे, ठीक। तो उससे अच्छा ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी ओपन करते हैं, क्या है कि x1 प्लस x2, ओके, और अंदर क्या आएगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2। बस थोड़े से हमको टर्म्स बनाने हैं, टर्म्स बनाना आपको आना चाहिए, तभी भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, मैं क्या करूँगा? 2x1 x2 ऐड करूँगा और 2x1 x2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो पाऊंगा क्या? -3x1 x2, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ x1 प्लस x2, और लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर -3x1 x2। और आप देखेंगे कि आपको x1 x2 की ज़रूरत है ही नहीं अलग अलग, आपको सिंपल इन टर्म्स की ज़रूरत है। इन टर्म्स की वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है आइए देखते हैं। 4 इंटू 3 डेट इज 12, कह सकता हूँ मैं 2 इंटू -8 या माइनस का 16, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। क्या है? कह रहे हैं इफ y इज इक्वल लॉग बेस 5 पर x है प्लस लॉग x बेस पर 5 है, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमें एक डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है y इज इक्वल टू लॉग बेस 5 पर x है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x अपॉन log 5, ये प्रॉपर्टी होती है log की। प्लस log x बेस पर 5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 5 अपॉन log x, ठीक है। अब तो आप इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। log x का क्या हो जाएगा? 1/x log 5, क्योंकि log 5 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। प्लस प्लस आ गया माइनस आएगा, आइए देखते हैं। log 5 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, होगा है log x का डिफ्रेंशिएशन होना है। ये ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी पावर -1, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा log x का स्क्वायर, ठीक है। और log x का करेंगे तो हो जाएगा 1/x, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। पर इन्होंने कहा है y1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए x इज इक्वल टू 5 पर, ठीक है। x की जगह 5 पुट कर देते हैं, क्या पाएंगे हम पाएंगे 1/5 log 5 माइनस log 5 अपॉन, यहाँ पर x की जगह पर 5 पुट करता हूँ और ये हो जाएगा log 5 का स्क्वायर। अब एक log 5 से इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या? बचेगा 1/5 log 5 माइनस 1/5 log 5, डेट इज आंसर जो है क्या होगा? 0, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ 3 men वर्किंग 3 hours पर डे मेक 3 twice in 3 days, then the number of twice which can be made by 6 men working 6 hours per day in 6 days, ठीक है। तो इसका सिंपल फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क में। वो क्या होता है कि m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल होता है किस चीज़ के? m2 d2 h2 अपॉन w2,
ठीक है। अब इनके मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। M1 का मतलब है जो मैन पावर है या जो वर्क है, कितने लोग कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। D रिप्रेजेंट करता है डेज को, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन काम किया। H रिप्रेजेंट करता है आवर्स को, कि नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, कितने घंटे वो वर्क कर रहा है। और W1 का रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली वो लोग काम क्या कर रहे हैं, तो कितना काम कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है W1। अब W1 का मतलब है ये पहले केस में, ये दूसरे केस में। इन्होंने कहा कि आपके पास 3 आदमी थे, वो काम कर रहे थे कितना, 3 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे थे। कितने दिनों तक काम किया, 3 दिनों तक काम किया। क्या काम किया, 3 खिलौने बनाए। ठीक है, इज इक्वल टू हुआ किस चीज़ के। अब इन्होंने कहा कि 6 आदमियों ने, ओके, मल्टीप्लाई कर दी कितने से, 6 घंटे प्रतिदिन उन्होंने काम किया। ठीक है, इनटू कर दिया। ठीक, कितने दिनों तक काम किया, 6 दिनों तक काम किया। और कितना काम किया वही तो हमें निकालना है, लेट एक्स। आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हमें मिल गया, डेट इज 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 की 3 से मल्टीप्लाई, डेट इज एक्स इज इक्वल टू 24। डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 24 खिलौने बनाएंगे वो। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। क्या है आइए देखते हैं। कह रहे हैं इफ a प्लस आई बी इज इक्वल टू 10x प्लस आई वाई देन 10 2x इज इक्वल टू। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। क्या, x प्लस आई वाई की वैल्यू जो किसके इक्वल होगी, इक्वल होगी 10 इनवर्स e माइनस सॉरी a प्लस आई वी के। होगी या नहीं होगी, ये बिल्कुल होगी। और सिमिलरली अगर इसका मैं कंजुगेट ले लूँ तो किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा 10 इनवर्स a माइनस आई वी के। होगा जी, बिल्कुल होगा। हमें निकालना है 2x। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। आगे क्या मिलेगा, 10 इनवर्स a प्लस आई वी। ठीक है ना, प्लस, हम ऐड ही तो कर रहे हैं ना, प्लस 10 इनवर्स a माइनस आई वी। ये मिल जाता है हमें। अब 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स v का फार्मूला आपको पता होगा, या 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स v का फार्मूला तो आपको पता ही होगा क्या होता है। आइए मैं बताता हूँ। 2x इक्वल होगा किस चीज़ के, 10 इनवर्स, ये फार्मूला होता है a प्लस वी, डेट इज a प्लस आई वी प्लस a माइनस आई वी अपॉन 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो a प्लस आई वी की मल्टीप्लाई हो जाएगी a माइनस आई वी से। ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हमें मिलेगा क्या, आइए देखते हैं। तो अगर इस इन्वर्स को उठा के इधर ले जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, इस इन्वर्स को उठा के इधर ले जाऊँगा तो मुझे मिलेगा क्या, ये 10 2x की वैल्यू मिल जाएगी। 10 2x इक्वल होगा किस चीज़ के, ये इक्वल होगा, यहाँ से आई बी से आई बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिलेगा क्या मुझे, 2a अपॉन 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेट इज a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, देखते हैं क्या है। तो कह रहे हैं फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज। ठीक है, तो एक्स के रियल वैल्यूज के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्या करना, आप इस एक्सप्रेशन को y एज्यूम कर लेना। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलिमिनेट कीजिए y को, कैसे हो जाएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर, y किसके इक्वल होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो इसको सबको उठा के इधर ले आऊँगा तो मैं पाऊँगा एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई माइनस 1। ठीक है, इसको इधर लेकर आया और प्लस एक्स टाइम्स 1 प्लस वाई और प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, इज इक्वल टू होगा ग्रेटर देन 0 और इक्वल के 0 के। डेट इज क्या, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x जो है रियल होगा। हमें वही सॉल्व करना है। तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बी स्क्वायर डेट इज ये माइनस 4ac, इतना कर लिया, कोई नहीं, इतना कर, ये आएगा ग्रेटर देन अनइक्वल टू 0 के। ठीक है, इतना करने के बाद हम पाते हैं क्या, मैं इसको ओपन करूं तो ये नहीं पाऊंगा क्या,
1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 y-1 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकता हूँ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। 1 प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स y-1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। दूसरे में 1 प्लस वाई माइनस 2 टाइम्स y-1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। मिलेगा क्या हमें? यहाँ से मिलेगा हमको 3y-1 और यहाँ से क्या मिलेगा? हम देखते हैं कि माइनस माइनस प्लस का 2 और ये हो जाएगा कितना 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इनको टू 0। यहाँ से मुझे y की वैल्यूज मिलेंगी क्या? y होगा क्या? ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन, अगर मैं इसको लेता हूँ, अब ये ग्रेटर देन की वैल्यूज है, इसका मतलब ये है एक इसमें बड़ा होगा और एक इसमें छोटा होगा। जब भी आप इस तरह की किसी कंडीशन में फंसे तो आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि इनमें से एक एक्सप्रेशन जो है ग्रेटर होगा और एक एक्सप्रेशन जो है लेस होगा। ठीक है, तो मैं इसको ग्रेटर देन मानता हूँ, दैट इज क्या लिखूंगा यहाँ से? इम्प्लाइज दैट 3y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 - y लेस देन इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन यहाँ से मुझे मिलेंगी। तो मुझे यहाँ से वैल्यूज़ क्या मिलेंगी? यहाँ से वैल्यूज मिलेगी y ग्रेटर होगा किसके? 1/3 के, और y लेस देन होगा किस चीज़ के? लेस देन होगा किस चीज़ के? 3 के। मैं कह सकता हूँ y मेरा लाई कर रहा है किस चीज़ के बीच में? 3 और 1/3 के बीच में लाई कर रहा है मेरा y। इसका मतलब ये हो गया। इसकी मिनिमम वैल्यू जो है ये हो जाएगी 1/3, ये मिनिमम वैल्यू है, और ये क्या हो जाएगी मेरी? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एक तरीका यही है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस तरह से करने का। अदरवाइज अगर आप इसमें मैक्सिमम मिनिमा लगाएंगे तो आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा इतने बड़े एक्सप्रेशन का, तो आपको काफ़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होने वाली है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 1/3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। कहें द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इज। ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा है कि एक्स से स्वतंत्र पद फाइंड आउट करना है हमें। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हमें इम्पोर्टेंट है इसमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको कराऊंगा, मैं आपको ये डिटेल में नहीं करा रहा क्योंकि आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। कैसे आर की वैल्यू निकालनी होती है हमको, डायरेक्ट कैसे निकल के आएगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये काम कीजिए, इस 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी पावर से। इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 1, इसकी पावर 1 है, तो कितना मिल जाएगा मुझे? 1 × 6 माइनस, ठीक है। आपको किसका निकालना है? एक्स से स्वतंत्र, मतलब जिसमें एक्स की पावर कितनी हो? एक्स की पावर 0 हो, ठीक है, तो -0। और अगर आपसे एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर का निकलवाए या एक्स की पावर 5 का निकलवाए, तो जितने भी आपको निकलवाना हो ना, तो आप इस जीरो की जगह रिप्लेस कर देना। जैसे एक्स स्क्वायर का निकलवाए तो यहाँ पर 2, एक्स की पावर 5 का तो यहाँ पर जीरो की जगह 5 पुट कर देना, ठीक है, अपॉन। अब क्या करना है? आपको ऐड करनी है इनकी पावर्स। ये दोनों एक्स हैं, इनकी पावर्स को ऐड करना है। इसकी कितनी है? 1, इसकी कितनी है? 1, दैट इज अपॉन 2, दैट इज 6/2, दैट इज 3। आपको आर की वैल्यू 3 मिल गई, तो हमारा टर्म हो गया। तो टर्म कौन सा होगा जो फ्री होगा? वो टर्म होगा हमारा फोर्थ टर्म। हमें T4 फाइंड आउट करना है, तो T4 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 6C3 2x की। आप 2 की जगह x तो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो 2 की पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 3। 6 3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कैसे? 6 × 5 × 4/3 × 2 इंटू 2 2 4 2 8 इंटू 1/27। इन इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या पाएंगे? हम पाएंगे कितना? 5 4 20 और 20 और 8 160/27, डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत टाइम बचाती है एग्जाम में। प्लीज़ इस पर 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। क्या है? करें 2 पैरेलल chords of a circle of radius 5 cm are in opposite sides of a center, and if the chord are at the distance of 3 and 4 cm from the center, then the difference of the length of the chord is। ठीक है, जो इन्होंने कहा है हम वैसा ही करते हैं। क्या? एक सर्किल है हमारे पास, ठीक है, मैं सर्किल बना लेता हूँ। ये मेरा एक सर्किल है, ठीक है। सर्किल कितना बड़ा है? सर्किल की रेडियस उन्होंने कह रखी है कि आपकी सर्किल की रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और इन्होंने कहा कि आपके पास 2 कॉर्ड भी हैं, जीवाएँ हैं जो कि अपोज़िट हैं सेंटर के। इसका कहने का मतलब ये है कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है? ये 2 जीवाएँ दे रखी हैं उन्होंने और कहा है कितनी-कितनी दूरी पर हैं? तो उन्होंने कहा है कि एक जीवा जो है सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर है, दैट इज़ ये, और एक जो है 4 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है? मैं इसको 4 कह देता हूँ। ये सेंटर है C, ठीक है? ये C सेंटर है। तो सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक कॉर्ड ये रही और 4 सेंटीमीटर दूरी पर एक कॉर्ड ये रही, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा कि मैं इनको आपस में इस तरह से मीट करा देता हूँ। तो मैं पाऊँगा कि ये तो हो जाएगा मेरी रेडियस, इसकी वैल्यू कितनी है? 5, इसकी वैल्यू 5 है। तो आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि किसी भी सर्किल में उसके सेंटर से, मैं रिपीट करता हूँ कि किसी भी सर्किल में उसके सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको, तो वो सामने वाले कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगी आपस में, ये वाली आपस में इक्वल होगी, ठीक है? तो मैं देखता हूँ कि ये वाला और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जी बिल्कुल है। तो ये अगर 4 है, ये 5 है, तो ये किसके इक्वल होगा? ये 3 के इक्वल होगा। और ये 3 है, ये 5 है, तो ये किसके इक्वल होगा? जी 4 के इक्वल होगा, ठीक है? ए बी कॉर्ड ले लिया, सी और डी कॉर्ड ले लिया, ठीक है? इतना आप समझ चुके होंगे। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स 4 दैट इज 8, और सी डी की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 3 दैट इज 6। हमसे पूछा है दोनों कॉर्ड्स के बीच का हमको अंतर निकालना है, उनकी लंबाइयों का, डेट इज हमें फाइंड आउट करना है ए बी माइनस सी डी। तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। बस आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि सेंटर से सामने वाली कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। क्या है? कह रहे हैं एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट h with a horizontal velocity u, the velocity of a dropped packet on reaching the ground will be। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब ये है कि एक एरोप्लेन है h हाइट पर फ्लाई कर रहा है, ठीक है? ये h हाइट है, ठीक है? किस क्षैतिज वेग से? इनका कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यू एक्स से। यू एक्स की वैल्यू क्या है? यू। उन्होंने कहा है कि यू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। अब क्या उसके अंदर एक पैकेट भी रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस पैकेट का भी जो वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो भी तो एरोप्लेन के इक्वल होगी। तो उन्होंने क्या किया कि इस हाइट पर जाके एरोप्लेन से, जो कि यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो उसमें से एक पैकेट को थ्रो किया, तो वो पैकेट कुछ इस तरह से आएगा। अब ये ज़मीन पे आके गिर गया, ठीक है? अब ये बन गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे करेंगे? तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक तो ये होता है कि अगर h ऊंचाई के बाद या h हाइट के बाद में हमको, या h हाइट पर वेलोसिटी जो होती है उसका एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ क्षैतिज वेग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्लस 2gh। तो v की वैल्यू किसके इक्वल होगी? इक्वल हो गई किसकी? इसके u, क्षैतिज वेग का स्क्वायर आता है, तो u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है? ये हो गया इसका आंसर, डेट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपको डिटेल में चाहिए कैसे सॉल्व किया, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये तो होगा इसका फार्मूला। एक फार्मूला और होता है कि टी समय बाद वेग, कितना? टी समय बाद वेग, आफ्टर टाइम टी द वेलोसिटी इज, क्या होती है? वो इक्वल होती है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर, डेट इज क्षैतिज वेग, जो मैंने लीनियर वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखी है मैंने, ये यू एक्स जो रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। जितने समय के बाद आपको वेलोसिटी चाहिए, टी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, और यू एक्स की जगह पर आप उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पुट कर सकते हैं, ठीक है? ये दोनों के दोनों फार्मूले हैं, आपको याद रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, कभी भी यूज कर सकते हैं इसका। किस तरह से आता है मैं आपको एक चीज़ अभी बताता हूँ। एक चीज़ आप ये समझिए, मान लीजिए यहाँ से आया, इस तरह से पार्टिकल आ रहा है, मैं यहाँ पर इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से ही तो मूव कर रहा होगा, ये बी हो गई, और ये इसका
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। होगा जी नहीं होगा जी? बिल्कुल होगा। मैं मान लेता हूँ इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कुछ देर के लिए अगर ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है किससे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ना, हॉरिजॉन्टल से मैं मान लेता हूँ कि जो वेलोसिटी है या पार्टिकल है ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है, डेट इज ये एंगल जो है थीटा है। तो क्या हुआ? तो ये हो गया कि ये हो गई हमारी बी कॉस थीटा और ये हो जाएगी हमारी बी साइन थीटा। ठीक है ना? इतना आप समझ चुके होंगे। अब इतना आपने समझ लिया तो इसके आगे समझने के लिए कुछ है नहीं। अब आप कुछ चीज़ें समझिए। थोड़ी देर के लिए मैं अगर इसको बी एक्स ही लिख देता हूँ, इसको बी एक्स, इसको बी वाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो मैं क्या पाऊँगा? मैं पाऊँगा कि बी एक्स जो है किसके इक्वल है? बी कॉस थीटा के। और किसके इक्वल रहेगा? यू के। क्योंकि आपको मालूम है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। जितना आप स्टार्टिंग में होगा उतना ही टॉप पर होगा और उतना ही एंड में आकर किसी और पोजीशन पर भी आप लेंगे तो वो कांस्टेंट रहता है। दैट इज यू कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। किसके इक्वल रहेगी? ये इक्वल रहेगी यहाँ पर यू के, क्योंकि इन्होंने हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी ऑलरेडी दे रखी है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा सेम ही रहेगा। दैट इज बी एक्स की वैल्यू तो यू रहेगी। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। हम एक चीज़ यहाँ पर ये देखते हैं, हमने पैकेट फेंका तो पहले कुछ दूर आगे तक गया, फिर वो धीरे 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 आगे भी बढ़ रहा है, नीचे भी आ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, नीचे भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया आगे बढ़ रहा है किससे हेल्प से? इस वेलोसिटी के, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की हेल्प लेके वो आगे को बढ़ रहा है। बट वो नीचे भी तो आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है? नीचे आ रहा है अंडर द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी भी तो उसको अपनी तरफ को खींचेगी। तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है और जो वेलोसिटी थी उसकी वजह से वो इस तरह से आगे को जा रहा है, इस तरह से। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू की वजह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और जी की वजह से नीचे आ रहा है। कितना नीचे आया? एच, है कि नहीं है? उसने यहाँ पे स्टार्ट किया गिरना और धीरे धीरे यहाँ तक आया। मैं देखता हूँ ग्राउंड पर आ गया। ग्राउंड पर आ गया इसका मीनिंग ये हुआ कि वो एच हाइट ट्रेवल की उसने। ठीक है, मैं उसकी डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, उसने एच हाइट से गिरा है वो। इसका मतलब ये हो गया कि एच हाइट उसको कवर करने में उसने कितनी वेलोसिटी गेन की वो मैं फाइंड आउट करता हूँ। किसके इक्वल होगी? तो वो इक्वल होगा किस चीज़ के? बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा किस चीज़ के? यू वाई स्क्वायर प्लस 2g h के। ठीक है ना? और यू वाई क्या है? आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर यू वाई क्या रहेगा? यू वाई तो जीरो है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू है, वर्टिकल वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहा था। तो यू वाई हो गया जीरो। तो बी वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई किस चीज़ के? 2gh के इक्वल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर दो फोर्सेस इस तरह से 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं पी और क्यू, तो उनका रिजल्टेंट का फार्मूला जो होता है वो किसके इक्वल होता है? आर इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। गलत हूँ क्या मैं? जी नहीं। सेम इस केस में है, यू बी एक्स इधर को, बी वाई इधर को काम कर रहा है, तो बी किसके इक्वल होगा? बी इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज आपको मालूम है, पुट कर दीजिए। क्या है? बी एक्स है हमारा यू, डेट इज यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हो गया इसका प्रूफ। ठीक है, आपको इतनी मगज इसमें मारनी ही नहीं है, आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ही नहीं करना है। आप एक काम कीजिए, आपको ये दो फार्मूले याद करने हैं। एच हाइट पर जो वेलोसिटी होती है वो इससे रिप्रेजेंट होती है, और आफ्टर टाइम टी जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट होती है वो इस फार्मूले से रिप्रेजेंट होती है। वेयर यू या यू एक्स जो है वो है हमारा क्या? यू एक्स रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को। ठीक है, क्लियर? आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 54? कह रहे हैं फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन की पावर कॉट एक्स विल बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ द वैल्यू ऑफ एफ जीरो इज। अरे इन्होंने कहा है कि कंटिन्यूस ऑलरेडी है, तो एफ जीरो की वैल्यू जो इक्वल होगी किसके इक्वल होगी? वो इसके लिमिट की इक्वल होगी। इनडायरेक्टली ये हमसे लिमिट पूछना चाह रहे हैं, डेट इज लिमिट इक्वल होगा किस चीज़ के? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स प्लस वन की पावर कॉट एक्स की हमको लिमिट फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? तो आपको पता होगा यहाँ से लिमिट
ये फॉर्म कौन सी है, ये अगर एक्स इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म हो जाती है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, इन्फिनिटी एक्चुअली 1 किसकी वजह से रहा है, तो कॉट को लिख सकता हूँ मैं कॉस अपॉन साइन, ये बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 0 पुट करूँगा तो साइन जो है ये गड़बड़ कर रहा है, कॉस तो गड़बड़ नहीं कर रहा है, तो कॉस में अप्लाई कर दूंगा। क्या पाऊंगा, मैं पाऊंगा एक्स प्लस 1 की पावर 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स में 0 पुट कर दूंगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि कॉस में मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला था नहीं। तो लिमिट को करने का तरीका यही है, मैंने वीडियोस कराए हैं, आप उसमें जाके देख लीजिएगा। ट्रिक्स यही है कि जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनको छोड़ के बाकी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर बाद में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जिसकी वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम कॉस की वजह से थी नहीं, तो मैंने कॉस में 0 पुट कर दिया जिससे उसकी वैल्यू 1 हो गई। प्रॉब्लम थी मुझे साइन से, तो मैंने साइन को रहने दिया। अब ये मिल गया आपको 1 की पावर इन्फिनिटी, इसे सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम होगा। ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन इंटू में हो जाता है हमारा साइन एक्स। -1 से -1 +1 कैंसिल आउट, बचा क्या, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स। और एक्स अपॉन साइन एक्स लिखने का तरीका ये होता है कि आप इसको लिख सकते हैं ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन एक्स। साइन के साथ में जब भी जो लिखा हुआ एंगल हो तो आप एक काम कीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स ये होती हैं सॉल्व करने की से कि आप उसके साथ की चीज़ें लिख लीजिए, एंगल को लिख लीजिए, बाकी चीज़ साइन वाइन छोड़ दीजिए। ये साइन है इसे हटा दीजिए, एंगल में जितना है उसको लिख लो बस। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, हमें मिला क्या, ई की पावर 1 डेट इज ई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। करें इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट सर्किल देन इट्स रेडियस इज, ठीक है ना। तो वर्ड्स पे जाइए थोड़ा सा, क्या है इसके वर्ड्स। कह रहे हैं कि इस इक्वेशन है एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, और कोई भी इक्वेशन जो सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट होता ही नहीं है। डेट इज एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो 0 होता है। डेट इज सी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और सी की वैल्यू क्या हो गई 2। एक तो ये कंडीशन, ओके। अब हम पाते हैं क्या कि ये जैसे ही 2 पुट करेंगे ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचा हमारे पास ये और ये चीज़ है। सेंटर क्या होगा इसका, वो भी आपको पता होना चाहिए। सेंटर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2,2, ओके। और रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, एक्चुअली उन्होंने रेडियस ही हमसे पूछी है। तो रेडियस क्या होगा, इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4, ठीक है। इस 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी डेट इज सी स्क्वायर, ठीक है। और सी की वैल्यू अभी भी फाइंड आउट की 2, तो क्या हो जाएगा, इस सी स्क्वायर से ये 4 कैंसिल आउट, डेट इज रेडियस हो जाएगी 2, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। क्या है, कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर इज ए देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सेंटर इज एट द डिस्टेंस। अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये अंडरस्टूड है कि आपको किसी हेमीस्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है अगर उसकी रेडियस ए है तो किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है 3/8 के, ठीक है। अब 3/8 जो है किसके इक्वल होगा, एक इसमें पेज आपका ये फंसता है कि 3/8 ए और a/2 ये दोनों आंसर होते हैं, लेकिन कब कब, ये होता है हमारा हॉलो स्फीयर के लिए, ठीक है। हॉलो स्फीयर है तब आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंगे, वो होगा हमारा 3a/8। और अगर आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड हेमी स्फीयर है, तब आप उसका आंसर लेंगे a/2, ठीक है। अगर आपका कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि सॉलिड है या फिर हॉलो है, तो आप हमेशा ही उसका आंसर 3a/8 लगाएंगे, डेट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसमें ज़रूर फोकस कीजिएगा आप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। क्या है, आइए देखते हैं। कैन द सीक्वेंस लॉग ऑफ 1/n इज, ठीक है। अब इस सीक्वेंस के बारे में उन्होंने पूछा है ये सीक्वेंस कैसा होगा, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको लिखूं कि यू एन की वैल्यू क्या है लॉग ऑफ 1/n,
तो मैं यहाँ से एक ऑक्सिलरी सीरीज लिख सकता हूँ या ऑक्सिलरी सीक्वेंस यहाँ से एज्यूम कर सकता हूँ बी एन। किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा किस चीज़ के? 1/n के। और 1/n वाई पी सीरीज टेस्ट, वाई पी सीरीज टेस्ट क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो बी एन जो है हमारा डाइवर्जेंट हो गया बाई पी सीरीज टेस्ट, तो यू एन तो ऑब्वियसली डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब ये क्लियर हो गया कि हमारा जो सीक्वेंस गिवन है वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ये क्यों हुआ? आपको मालूम होगा पी सीरीज टेस्ट क्या होता है। इसकी पावर देखते हैं। अगर इसकी पावर जो है पी की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होती है तब हम कहते हैं वो फंक्शन जो है हमारा डाइवर्जेंट होगा। और अगर 1 से ग्रेटर होती है तब हम कहते हैं वो फंक्शन है या फिर जो सीरीज सीक्वेंस जो भी है गिवन है वो हमारा कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, डाइवर्जेंट हो गया, कन्फर्म है। हमने पूछा है कि डाइवर्जेंस टू, हमें लिमिट भी फाइंड आउट करनी है। ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ 1/n। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? log ऑफ 1/infinity, या कह सकता हूँ मैं log 0। अब log 0 की वैल्यू आप बताइए क्या होती है? तो log 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी -इन्फिनिटी। बहुत सारे लोग कहेंगे log 0 की वैल्यू 1 भी होती है। जी बिल्कुल होती है, पर उसका जो log होता है वो ln होता है, मतलब बेस 10 होता है। इसकी वैल्यू log 0 की वैल्यू होती है -इन्फिनिटी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप इसका आंसर देखिए कि आपको इसकी वैल्यू 1 लेनी है या -इन्फिनिटी लेनी है। दोनों ही वैल्यू जो है किस चीज़ की हैं? वो log 0 की वैल्यू होती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन EMRS में भी पूछा गया है। EMRS PGT में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कह रहे हैं द टू कॉन्जिक्यूटिव साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। ठीक है, ये मेरी साइड है। अगर मैं इसको ए कह दूं और इसको बी कह देता हूं तो ये मेरी साइड है। एक पैरेललोग्राम इस तरह से कंसीडर किया मैंने, ए बी सी डी। अगर ए साइड ए है, ए साइड बी है, तो ए सी और बी डी मेरे डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है ना, ए सी और बी डी मेरे डायगोनल हो जाएंगे। याद रखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए और बी तो मेरी साइड्स हो गई कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, एंड द डायगोनल इज, एक डायगोनल हमको गिवन है। द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल इज, हमें दूसरे डायगोनल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? ठीक है, एक तरीका मेरा है और एक तरीका जो बुक्स में गिवन है वो है। बुक्स में क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि आपको ये मालूम है, ये मालूम है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ ए वाला भी डायगोनल हमको पता है, ए सी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पहले ए मतलब इस वाली पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन की हेल्प से ए फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या करेंगे, वो पहली, अब वो क्या करेंगे, वो दूसरी और तीसरी के साथ में सी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पहली और दूसरी से बी फाइंड आउट करेंगे। मतलब पहले ये, फिर ये और ये तीनों फाइंड आउट करके फिर वो लोग क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। और मिड पॉइंट निकालने के बाद दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, आपको डायगोनल का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये तरीका तो है उनका। मैं इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ। इससे आपका कम से कम 2 मिनट बड़े आराम से खर्च हो जाएंगे इतने क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो इसका करने का तरीका क्या है, आपको वेक्टर पढ़ा होगा तो आफ्टर वेक्टर में देखेंगे कि ए से बी गए और बी से सी गए तो आपको ए सी डायगोनल मिलता है। डेट इज ए सी की जो वैल्यू है तो किसके इक्वल होती है, ए प्लस वी के। ठीक है, और बी डी डायगोनल जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, बी माइनस ए। मैं कह सकता हूँ एक डायगोनल मेरा बी प्लस ए होता है और एक डायगोनल मेरा बी माइनस ए होता है। ठीक है, ए और बी साइड से ही इसका पता चल जाता है। मैंने एक चीज़ देखी, 4 + 7 दैट इज 11x, 5 + 2 दैट इज 7x। मतलब b प्लस ए जो है वो तो डायगोनल ऑलरेडी गिवन है, तो हमें निकालना कौन सा है, b माइनस ए। सिंपल, दिस माइनस दिस, तो मैं पाऊंगा क्या, 7 - 4 दैट इज 3x, 2y - 5y दैट इज माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। कह सकता हूँ मैं x - y, कह सकता हूँ मैं x - y इज इक्वल टू 0। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 सेकंड भी आपको इसको सॉल्व करने में बिल्कुल नहीं लगेंगे, आप अगर इस ट्रिक से करते हैं। याद रखना, एक डायगोनल ए प्लस बी होता है या बी प्लस ए होता है, दूसरा डायगोनल बी माइनस ए होता है अगर आपके पास कॉन्जिक्यूटिव साइड्स गिवन है तब। अब कॉन्जिक्यूटिव साइड्स गिवन है तो आप बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, इसी तरह से सॉल्व कर देना। 3 पॉइंट निकालने के बाद चौथा मिड पॉइंट निकाल के उसके बाद दो बिंदु से पास होने वाले रेखा का समीकरण निकालेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। क्या है, कह रहे हैं द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 - 1 i - i इज अ साइक्लिक ग्रुप, देन इट्स जनरेटर्स आर। हमें इसके जनरेटर्स फाइंड आउट करने हैं। आपको मालूम है जनरेटर्स क्या होते हैं? जनरेटर्स वो होते हैं जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर दें। मतलब क्या हुआ? तो इसका पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ, उसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर आता है i, - i, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब कैसे हो गया? तो आप देख रहे होंगे 1 - 1 i और -i, चार एलिमेंट है। चारों को मैं i की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे? आइए बताता हूँ। 1 है ना, 1 को लिख सकता हूँ मैं i की पावर 4। i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। -1 i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। i की जगह तो i रहेगा ही रहेगा। -i किसकी वैल्यू होती है? आपको पता होना चाहिए। i क्यूब की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी -1। ठीक है, तो मैंने आई की फॉर्म में सारे एलिमेंट को लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आई जो है इस ग्रुप का एक जनरेटर होगा। दूसरा एक तरीका ये है, अब मैंने कहा आई और -i इसके जनरेटर होंगे, तो -i की हेल्प लेता हूँ। तो इन्होंने कहा 1, ठीक है, तो -i की पावर आप 4 करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? 1, कॉमा। इन्होंने कहा -1, ठीक है ना, इन्होंने कहा आपको -1 लेके आना है। ठीक है, लेके आते हैं। कैसे लाएंगे? आपको मालूम होगा कि i की पावर 4 की वैल्यू तो 1 हो ही जाती है। हमने 1 को रिप्रेजेंट कर दिया, बचा -1। -1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आपको पता होगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये कह रहे हैं आई, ठीक है ना, प्लस का आई। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का आई क्यूब। तो माइनस करेंगे तो माइनस, और एक आई क्यूब की जगह हो जाएगा माइनस का आई, तो माइनस माइनस प्लस का आई, और माइनस आई एज इट इज है ही। तो मैंने सारे एलिमेंट्स को आई और -i की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि इस ग्रुप के जो जनरेटर्स होंगे वो आई होगा और -i होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। क्या है, आइए देखते हैं। कहना मीन वेट ऑफ 9 आइटम्स इज 50 kg। ठीक है, इफ वन मोर आइटम इज एडिड देन द मीन वेट बिकम्स 16 kg, देन द वेट ऑफ द 10th आइटम विल बी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 9 आइटम्स का जो माध्य भार है या मीन है वो है 15। तो जो 9 का सम होगा ना, 9 आइटम्स का सम जो होगा किसके इक्वल होगा? 9 इंटू 15। अब इन्होंने कहा एक आइटम इसमें और पुट कर दिया। कितने आइटम हो गए? 10 आइटम। ठीक है, 10 आइटम्स का सम कितना हो जाएगा? इन्होंने कहा कि 16 kg इसका मीन है। इसका मतलब ये हो गया 10 इंटू 16 उनका सम हो जाएगा। अगर मीन में नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ आइटम्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको उनका सम मिल जाता है। ये 10 आइटम्स का सम है, ये 9 आइटम्स का सम है। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे जो नया आइटम मैंने ऐड किया था उसका वेट नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि एक आइटम जो ऐड किया है उसी का तो वेट पड़ने से इसके मीन में फर्क पड़ा है। तो मुझे उसका वेट निकालना है। इसका मतलब इसके सम से इसके सम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब क्या हुआ? तो जो वेट होगा, तो ये वेट है, जो वेट होगा किसके इक्वल होगा? ये 160 माइनस ये हो जाएगा मेरा कितना? 135। देखते हैं कितना आएगा? 5, और यहाँ से ही रह जाएगा कितना? 5। 5 में से 3 सेपरेट किया 2, डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 25 kg। जो लास्ट या फिर 10th आइटम जो था उसकी वेट जो है 25 kg है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। क्या है, कहें द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच दिस इज इक्वल टू 1। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाए तो आप एक काम ये कीजिएगा, यहाँ से आई कॉमन ले लीजिए। तो क्या मिलेगा? आई की पावर एन, आई कॉमन लिया है ना, तो आई की पावर एन। 1 माइनस आई नीचे वाला एज इट इज रहेगा, तो ऊपर वाला क्या रहेगा हमारा? मैंने ऊपर से आई की पावर एन को कॉमन लिया है, तो आई निकालूंगा, यहाँ से क्या बचेगा? 1, वही हो जाएगा 1 अपॉन आई, या डेट इज माइनस का आई की पावर एन एज इट इज रहेगा। ये हो जाता है इसे सॉल्व करने का तरीका। ये दोनों कैंसिल आउट, मिला क्या? मिला मुझे आई की पावर एन इज इक्वल टू 1। अब आप देख लीजिए किससे मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 4 इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, करें इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू, हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ इसकी, अगर आपने प्रैक्टिस की है इंटीग्रेशन को डीप
पड़ा है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें कैलकुलेशन करते रहेंगे, आपका आंसर नहीं आएगा। तरीका क्या है करने का, ये x+1 है, ऊपर x-1 है। सबसे पहले काम ये करते हैं, इन दोनों को सेम बना लेंगे, क्योंकि e⁻x इसके साथ में लगा हुआ है, कितना भी कुछ कर लीजिए कुछ होगा है नहीं इसमें। तो मैं क्या करूँगा, +1 -1, ठीक है। तो मैं क्या पाऊंगा, e⁻x ऐसा ही, अंदर क्या बचेगा, x+1 अपॉन x+1 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस, मैंने क्या किया था इसमें, +1 और -1 किया था। +1 मैंने कंसीडर कर लिया, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा -2, डेट इज -2 अपॉन x+1 की पावर 3, इतना हो गया, क्लियर है। अब मैं क्या करूँगा, इस x+1 से x+1 की एक पावर कैंसिल आउट, बचा क्या मुझे, e⁻x, ऐसा ही, अंदर बचेगा क्या, 1 अपॉन x+1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x+1 की पावर 3, ठीक है। इतना आपको मिल गया, इतना समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आपकी फॉर्म ये होती है कि i = होता है e⁻x इंटीग्रेशन और f(x) प्लस f'(x) dx, तब इसका आंसर होता है ये कि e⁻x इंटू f(x) प्लस c इज द आंसर, ठीक है। तो मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ देखिए, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा पावर -2 हो जाएगी, और जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो हो जाएगा -2 इंटू इसकी पावर -3, डेट इज अपॉन में x+1 की पावर 3। तो इस देखा जाए इसका डिफरेंशिएशन ये रखा है, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा है, तो इसका आंसर जो होगा, या कह सकता हूँ e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x), ये फॉर्म बन गई, तो इसका आंसर हो जाएगा e⁻x अपॉन x+1 की पावर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आप समझ सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में, आइए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ दिस आर इन एपी देन दिस विल बी, तो ये किस में होंगे, ये चीज़ तो बात की चीज़ है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले जो गिवन है उसी को सॉल्व करना है। ये चीज़ एपी में दे रखी है, ठीक है, एपी में दे रखी है, इसका मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा है कि एपी में, इसका मतलब क्या होगा कि दिस माइनस दिस इक्वल होगा दिस माइनस दिस, ठीक है। c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के, क्योंकि ये एपी में है, ठीक है, एपी में है, तो दिस माइनस दिस इक्वल होगा दिस माइनस दिस, ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि ये एपी में है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि c माइनस ए, ठीक है, प्लस बी माइनस सी, ओके, और दूसरी में क्या पाएंगे, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। आर एच एस में भी सेम आपको यही करना है, क्या, a माइनस बी प्लस सी माइनस ए, ओके, और क्या, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, इस सी से ए सी कैंसिल आउट, यहाँ पर भी क्या देखते हैं हम, इस ए से ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास, अब देखते हैं क्या बचा हमारे पास, ये बचा सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और एक बचा हमारे पास, अगर मैं इसको a माइनस बी माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो a माइनस बी, एक माइनस कॉमन भी ले लिया। आरएचएस में क्या बचा, आरएचएस में देखते हैं क्या बचा, यहाँ से भी एक माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, c, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो b माइनस सी, ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा लेता हूँ, और इधर क्या बचेगा, यहाँ से देखते हैं a माइनस बी माइनस सी प्लस ए, ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट बचा, अब c माइनस ए और माइनस बी माइनस सी, तो हम एक चीज़ पाते हैं कि ये हो जाएगा क्या, माइनस बी प्लस सी, और a माइनस बी एज इट इज रहेगा, इक्वल होगा b माइनस सी और 2a माइनस बी प्लस सी, ठीक है।
ये इस तरह से मैंने लिख लिया। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ से ये हो जाता है कि आपको ये इसमें फॉर्म बनानी है। फॉर्म बनाना ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो एक काम कीजिए, इसके बाद आपको ये वाली लाइन नीचे की लिखनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्म आपकी ऐसे ही बन जाएगी। ये रहने दीजिए। यहाँ से देखते हैं, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऐसे ही पुट कर दीजिए। इसमें ए माइनस बी इक्वल होगा किस चीज़ के? यहाँ से मैं देखता हूँ क्या कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ब्रैकेट में ए माइनस बी, जैसा है ऐसा ही रहने दीजिए। अब आपको करना क्या है, आप डिवाइड कर दीजिए। आपको करना है डिवाइडिंग वाई ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ठीक है, तो अगर मैं ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए से इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या बचेगा? इस ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1/b माइनस सी माइनस 1/c माइनस ए। ठीक है, इक्वल होगा किस चीज़ के? अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, सॉरी ये बी माइनस सी है लिखा हुआ। ठीक है, तो इस बी माइनस सी से ए बी माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी, तो बचेगा क्या? 1/c माइनस ए माइनस 1/a माइनस बी। अब आप यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1/b माइनस सी, इसको उठा के इधर ले आइए, प्लस 1/a माइनस बी इज इक्वल होगा 2 टाइम्स c माइनस ए। इसका मतलब ये हो गया कि 1/b माइनस सी कॉमा 1/c माइनस ए कॉमा 1/a माइनस बी जो है किस में होंगे? मेरे एपी में होंगे। क्योंकि दिस, एक तो रिलेशन मुझे यहाँ से भी मिल जा रहा है, देखिए दिस माइनस दिस इक्वल होगा दिस माइनस दिस। लेकिन अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तब भी आप इसका आंसर लेके आ सकते हैं। दैट इज ये मेरे एपी में होंगे। ऑप्शन आप देख लीजिएगा क्या ऑप्शन है, आइए देखते हैं। ये एपी में है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में, क्या है आइए देखते हैं। 1+i⁴ माइनस 1 -i⁴ इज, तो आपको एक चीज़ तो पता ही होनी चाहिए कि 1+i का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 2i के, दैट इज 2i का स्क्वायर माइनस माइनस 2i का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 2i का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे आप, सॉरी ये माइनस आएगा, 2i का आप स्क्वायर करेंगे माइनस का तो वो प्लस का हो जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट और ये 0। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि 1+i का स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे। मैं लिख सकता हूँ इसको 1+i के स्क्वायर को, डेट इज 1+i² प्लस 2i का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूँ 1+i² माइनस 2i का होल स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये कैंसिल आउट, सिमिलरली ये भी कैंसिल आउट, बचा 2i का स्क्वायर और बचा -2i का स्क्वायर, डेट इज 0। डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो इक्वेशन ऑफ कोन आपसे पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ कोन इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में, आइए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं इफ 1 जीरो ऑफ द थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल दिस इज -1, ओके, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज इज। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि अल्फा बीटा गामा इसके अगर 3 जीरोज हैं तो अल्फा की वैल्यू -1 इन्होंने दे रखी है। ठीक है, क्लियर? ठीक, तो हमें एक चीज़ और पता होती है, वो क्या होती है कि अल्फा बीटा गामा डेट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है किसके इक्वल होता है? इक्वल होगा माइनस टाइम्स सी अपॉन दिस, डेट इज माइनस सी के। ठीक, इतना आपको अगर मालूम है तो अभी क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि अल्फा इज इक्वल टू -1, इसका एक रूट है, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो मैं पाऊंगा क्या कि बीटा गामा की वैल्यू जो है सी के इक्वल हो जाएगी। कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यू को मैंने पुट किया। अब मैं क्या करूँगा, इन्होंने कहा ये 0 है तो मैंने इसमें भी पुट किया इसका एक फैक्टर। इन्होंने कहा ये 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और एक रूट ये इसका भी होगा, डेट इज बीटा गामा की वैल्यू सी हो गई। और एक काम तुमने कर दिया, अब इसको उठा के इसमें भी पुट कर दो, क्या मिलेगा?
मिलेगा हमको क्या, -1 ओके, प्लस ए ओके, माइनस बी और प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका 0 है। ठीक, तो हमें वैल्यू लेके आनी है सी की, उठा के सबको उधर ले जाओ तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे b माइनस ए प्लस 1, दैट इज ऑप्शन नंबर, और यही जो बीटा गामा की वैल्यू है तो ये हो जाएगी b माइनस ए प्लस 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। क्या है, कहते द इक्वेशन ऑफ द हेमीस्फीयर ऑन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस एज डायमीटर इज, ये एंड ऑफ डायमीटर गिवन है, तो हमसे कहा है कि स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर ये एंड्स हैं डायमीटर के, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इस चीज़ के सेंटर के। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट इक्वल होगा किस चीज़ के, इसके सेंटर के। ठीक है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसका रिजल्ट क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं क्या करूँगा, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5/2 ओके, कॉमा -1 - 3 दैट इज माइनस का 2 ओके, 1 + 2 दैट इज 3/2। अब आप चेक कीजिए, ठीक है, कि किसका सेंटर ए है। थोड़ा सा आपको टफ हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। कैसे, मैंने क्या किया, इसमें 2 से डिवाइड किया। तो आप एक काम किया कीजिए, जब भी आपको एंड ऑफ अ डायमीटर गिवन हो, जब भी आपको एंड ऑफ द डायमीटर गिवन हो, तो आप कुछ भी मत करो, आप एक काम करो कि आप इनको ऐड कर लो। दैट इज 3 + 2 दैट इज 5, कॉमा 3 और -1 दैट इज माइनस का 4, कॉमा 2 + 1 दैट इज 3। ठीक, ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप इनका सम फाइंड आउट कर लो। डायमीटर से मैंने इसकी हेल्प से ये सेंटर तो फाइंड आउट कर लिया, अब आप सबका अलग अलग सेंटर फाइंड आउट करेंगे, कि पहले इस इक्वेशन का सेंटर फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। हालांकि इसमें तो आप साफ साफ दिख ही रहा है आपको 0,0,0 है। फिर आप इसका फाइंड आउट करके देखेंगे, फिर आप देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा साफ सुथरा चीज़ बता देता हूँ कि आपने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, आपने क्या किया कि इनको इनको ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड करने के बाद बस एक काम और कर देना, लास्ट काम, वो क्या है कि जैसे ही आपने इनको ऐड किया, ऐड करने के साथ साथ आप इसमें एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट इज ये आया, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं क्या पाऊंगा, -5, -4, -3। और एक्स वाई जेड तो ऐसे हैं, इनको एक्स वाई जेड लिख लीजिए, ठीक है। अब एक्स के साथ में ये दैट इज -5 4 -3, इसमें देखेंगे -5, ठीक है, माइनस का 3 नहीं है, ओके, इसमें माइनस का 3 नहीं है, ओके, इसमें देखते हैं तो इसमें देखेंगे -5 4 -3, ठीक है, -5 4 -3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फार्मूला होता है इसका, अगर एंड ऑफ डायमीटर गिवन है हमको तो इसका फार्मूला ये होता है कि x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 प्लस z - z1 z - z2 इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हेन x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आर द एंड ऑफ अ डायमीटर। x1 y1 z1 ये है, x2 y2 z2 ये है, और ये एंड ऑफ डायमीटर है, तो आप इसमें पुट कर दीजिए और आंसर ले आइए। लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे, बनाएंगे क्वेश्चन को तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपको करना ही नहीं है। आप इस तरह से कर लीजिए या फिर इस तरह से कर लीजिए, आपकी मर्जी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। क्या है, क्या है, 3 फोर्सेस P 2P एंड 3P आर एक्टिंग alongside AB BC एंड CA of equilateral triangle ABC, the magnitude of resultant forces is। ठीक है ना, तो हमसे क्या कहा है, आइए देखते हैं। तो इन्होंने हमसे ये कहा है, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है, ये कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, तो 60 डिग्री इसके एंगल होंगे, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि इनकी साइड्स के डायरेक्शन में, एक इधर को P, इधर को मान लीजिए 2P,
और इधर को मान लीजिए 3p लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये इस तरह से लगे हुए हैं तो आपको इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो जैसा डायग्राम एक्चुअली बनना चाहिए वो डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो था मोटा मोटा, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को किया है तो आप इसका दूसरा डायग्राम बना पाएंगे, अदरवाइज आप ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। तो क्या है कि आप एक पॉइंट लीजिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक डायरेक्शन ए बी की डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो इस डायरेक्शन में आपका क्या लगा हुआ है, पी। दूसरा इन्होंने कहा है कि बी सी की डायरेक्शन में है, तो बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 2p लगा हुआ। अब इन्होंने कहा सी ए की डायरेक्शन में लगा है, तो सी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। तो ये मेरा हो गया सी ए की डायरेक्शन में 3p लगा हुआ। ठीक है, ये तो हो गया इन क्वेश्चन को करने का तरीका। अब कैसे p और 2p के बीच का एंगल क्या होगा वो कैसे मालूम करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर इस बी को आगे और ड्रॉ कर दूँ इस तरह से, तो मैं पाऊंगा ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा मेरा 120। तो ये मेरा p और 2p के बीच का होगा। आप समझ लीजिए, अगर मैंने इसको आगे ड्रॉ किया तो मैं पाऊंगा ये एंगल मेरा 120। ये तो मेरा p जा रहा था, इधर को मेरा 2p जा रहा है, तो ये एंगल हो गया मेरा 120। सिमिलरली c पर देखता हूँ मैं, इसको आगे बढ़ा दिया, ये हो गया मेरा 2p। तो सिमिलरली इसका भी कितना हो जाएगा 120। ठीक है, इतना ही। अगर मैं टोटल देखूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या 120 प्लस 120 मैं देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा यहाँ तक का 240। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। इस पी को मैं अगर इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस कह दूँ, एक्स एक्सिस, ठीक है, तो मैं देखता हूँ एक्स एक्सिस के साथ में पी कितना एंगल बनाएगा, 0। तो इन्हें करने का तरीका ये है कि अगर मैं एक्स साइड में से कंपोनेंट्स निकालूं, इन फोर्सेस के एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट्स फाइंड आउट करूं, तो वो किसके इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे पी कॉस 0। क्योंकि पी तो भाई एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल ही बना रहा है ना, क्योंकि वो उसी की डायरेक्शन में है। अब प्लस 2p कितना बनाएगा, 2p कॉस 120 प्लस 3p कॉस 240। सिमिलरली एफ वाई निकालूं मैं, एफ वाई किसके इक्वल होगा, p साइन 0 प्लस 2p साइन 120 प्लस 3p साइन 240। एफ एक्स को आप समझ ही चुके होंगे किस तरह से निकलेगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो p, कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है दैट इज -p, और कॉस 240 की वैल्यू भी -1/2 होती है दैट इज माइनस का 1/2 यहाँ पुट कर दिया, p से p कैंसिल आउट, बचा क्या -3p/2। सिमिलरली साइन के साथ करते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 120 की वैल्यू क्या होती है cos 30 दैट इज √3/2। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos 30 पर माइनस का तो -3p/√3/2। सॉल्व करेंगे, ये 2p/√3/2 है, ये 3p/√3/2 है दैट इज माइनस का p/√3/2। एफ एक्स मिल गया, एफ वाई मिल गया, तो एफ मिलना आसान है। कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू होगा किस चीज़ के, स्क्वायर रूट ऑफ 3p/2 का स्क्वायर, क्योंकि आप माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये है p√3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या पाएंगे, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, p/2 कॉमन है जी, बिल्कुल कॉमन है। तो p/2 कॉमन है, p/2 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3 का स्क्वायर। ठीक है, डेट इज 9 प्लस 3 डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 12, और स्क्वायर रूट ऑफ 12 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर p/3 डेट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में, आइए देखते हैं क्या है। इन अ ट्राइंगल ऑफ एबीसी इफ cos A इज इक्वल टू साइन बी अपॉन 2 साइन सी, देन द ट्राइंगल इज, टाइप ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना है, उसका नेचर क्या रहेगा वो हमें को फाइंड आउट करना है। ओके, क्या करना है हमें, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 साइन सी cos A इज इक्वल टू साइन बी, ये बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है, इसका मतलब ये है, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन ए प्लस सी प्लस साइन सी माइनस ए, या ए माइनस सी, ए की बात है, इज इक्वल टू होगा किस चीज़ के, अगर मैंने यहाँ ए प्लस सी लिखा है, इसको मैं सी प्लस ए भी लिख दूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे सी माइनस ए लिखा है, इज इक्वल टू होगा साइन बी के,
और ये किसके इक्वल होता है, ये भी इक्वल होता है साइन बी के, तो ये साइन बी से साइन बी कैंसिल आउट। ठीक है, बचा क्या, इम्प्लाइज दैट साइन सी माइनस ए की जो वैल्यू है इज इक्वल टू होगी जीरो के, कह सकता हूँ साइन जीरो के वैल्यू इक्वल होगी इसकी, इम्प्लाइज दैट सी माइनस ए इक्वल होगा जीरो के, या कह सकता हूँ मैं सी जो है इक्वल होगा एंगल ए। अब दो एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि दो साइड्स भी इक्वल होंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। कह द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस, ये दोनों के दोनों पैराबोला हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पूछी है कि अंदर द कर्व क्या रहेगा एरिया, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसका सिंपल फार्मूला है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि 16/3 ए बी। अब ए क्या होता है बी क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/, के। ठीक है, तो ये आंसर इसका ये रहेगा, ए इज इक्वल टू 16/3 इंटू, देखता हूँ ए की वैल्यू क्या है 1/4, बी की वैल्यू क्या है 1/4, 4 4 16 कैंसिल आउट, ए इज इक्वल टू 1/3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिख जाए तो आपको सिंपल इसका स्क्वायर बना लेना होता है, जो आपको वैल्यू गिवन होती है उसकी। हमें गिवन है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब मे बी इक्वल टू। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पूछी है किसके इक्वल रहेगी। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11। निकालना क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इम्पोर्टेंट पता है क्या है इसमें, कि इसमें तो प्लस दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यहाँ माइनस है। ठीक है, आपको ये स्क्वायर रूट बनाना है पर माइनस का बनाना है, मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1/x का स्क्वायर आपको बनाना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो साइन होता है ना, ये जो साइन होता है ना, आपको वही साइन इन दोनों के बीच में लेके आना होता है। अगर ये प्लस होता तो आप प्लस का स्क्वायर बनाते। ठीक है ना, यहाँ माइनस है तो आप माइनस का बनाएंगे। कैसे बनेगा कि अगर इसमें आप इधर भी -2 सब्ट्रैक्ट कर दें और इधर भी -2 सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर 2 को सब्ट्रैक्ट आप इधर भी कर दीजिए और 2 को सब्ट्रैक्ट आप इधर भी कर दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कह सकता हूँ मैं x माइनस 1/x की वैल्यू जो है 3 के इक्वल होगी। ठीक है, अब इसका फार्मूला आप ओपन कर दीजिए, क्या पाएंगे, x माइनस 1/x और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x इंटू 1/x, इस x से ये x कैंसिल आउट। ओके, बचा क्या, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है, आपने अभी अभी देखा था क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 11 गिवन थी, तो 11 प्लस 1 कह सकता हूँ 36, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, कह रहे हैं द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट -i ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिस इज। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको या ये मालूम होना चाहिए कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी ई जो है उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि -i का ऑर्डर क्या है। तो -i का ऑर्डर वो होगा कि आप इसकी कितनी बार मल्टीप्लाई करें जिससे कि आपको 1 मिल जाए। दैट इज, कह सकता हूँ मैं -i की पावर 4 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1, डेट इज ई। -i की पावर 4 इज इक्वल टू ई, डेट इज ऑर्डर ऑफ -i जो है इक्वल होगा किसी चीज के 4 के। किसी भी एलिमेंट की कितनी बार मल्टीप्लाई की जाए जिससे कि उसको आइडेंटिटी के इक्वल कर दें। ठीक है, कि मैंने इसका 4 बार मल्टीप्लाई किया तो मुझे 1 मिला, कह सकता हूँ मुझे आइडेंटिटी मिली, तो 4 जो है उसका ऑर्डर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में, आइए देखते हैं क्या है। कहते हैं इन अ ट्राइंगल ए इज इक्वल टू 2b एंड मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू π/3 देन एंगल सी इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे टफ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करें और ट्रिक यूज करें तो बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे,
कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि a माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 3 है, ठीक है, तो मैं इसको a भी तो लिख सकता हूँ, a माइनस बी, ठीक है, अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। मैंने 2 से डिवाइड किया, दोनों तरफ कुछ नहीं किया, ठीक है ना, ठीक, इतना कर दिया, ओके। अब कुछ भी नहीं करना है, इधर भी 10 लगा देना है और इधर भी 10 लगा देना है, कोई प्रॉब्लम, मैंने कुछ किया ही नहीं, जो भी कर रहा हूँ मैं दोनों तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। 10 पाई बाई 6 दैट इज 1030 और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1/√3 के, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक। इतना करने के बाद अब हम क्या पाएंगे, इसका तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है क्या, implies that a minus b अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट c/2, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, किसके इक्वल होगा, 1/√3 के। और a की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, क्या है 2b, तो बचेगा क्या, b अपॉन ये हो जाएगा 3b कॉट c/2 1/√3। इस √3 से ये √3 हो जाएगा, ठीक है, b से b कैंसिल आउट, बचा क्या, हमारे पास बचा कॉट c/2 इज इक्वल टू √3। और √3 कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉट में √3 वैल्यू होती है पाई बाय 6 की, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अब मुझे यहाँ से मिला कि c/2 जो है इक्वल है पाई बाय किसके, 6 के, कह सकता हूँ c की वैल्यू इक्वल होगी पाई बाय 3, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन ये था, आपको सिर्फ जो नेपियर्स एनालॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, फार्मूले हैं, उनको यूज करना था कि a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है 10 में, a माइनस बी बाई 2, उसका फार्मूला आपको यूज करने का आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में, क्या है, तो कह रहे हैं द एरिया कट ऑफ बाय द पैराबोला दिस बाय द स्ट्रेट लाइन दिस इज, तो हमें ये पैराबोला और इस लाइन के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको कराऊंगा कैसे। सबसे पहले जो पैराबोला है उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, किस तरह से लिखेंगे आइए देखते हैं। गिवन है कि 4y इज इक्वल टू 3x² एंड 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x² इज इक्वल टू 4/3 इंटू वाई, ठीक है। और इसको मैं अगर y इज इक्वल टू लिखूँ, y इज इक्वल टू, अभी इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या पाएंगे, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 6। हमें इस 6 से कोई मतलब ही नहीं होता, जो मेरी शॉर्ट ट्रिक है कि एरिया बिटवीन अ लाइन एंड अ पैराबोला फाइंड आउट करना हो, तो आपको ट्रिक जो है मेरी उसमें इस 6 से कोई मतलब नहीं है, हमें उसके स्लोप से मतलब है सिर्फ। तो करना क्या है, सबसे पहले आप एक ये लिखिए, ये नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वाई इज टू एम एक्स, अगर स्टैंडर्ड है तो ये नॉन स्टैंडर्ड होगी, वाई इज टू एम एक्स प्लस सी। तब आपको करना है 9/2 इंटू, इसका करना है आपको स्क्वायर, ठीक है, और इसका करना है क्यूब। मैं लिख देता हूँ, इसका करना है आपको क्यूब, इसका करना है आपको स्क्वायर, किसका, जो कोपिशियंट ऑफ वाई है, ठीक है, इसका, और कोपिशियंट ऑफ एक्स है, इसका करना है आपको क्यूब। मतलब क्या हुआ, 4/3 का स्क्वायर इंटू 3/2 का क्यूब इक्वल होगा किस चीज़ के, 9/2 इंटू 16/9 इंटू 27/4, ठीक, इंटू 2, ठीक है। अब ये 2 4 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 16, 9 से 9 कैंसिल आउट, बचा क्या 27, डेट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना इजी है, आपको ना इसका इंटीग्रेशन करना है, ना आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, किसी तरह का कोई झंझट ही नहीं है, सिंपल इस तरह से आप विद इन 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेशन का यूज करेंगे तो आपको इसकी लिमिट्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, तब आप इसको 1 मिनट बड़े आराम से लगा देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में, क्या है, क्या लिमिट दिस हमें फाइंड आउट करनी है। तो 75 को करने से पहले मैं करना चाहूँगा 76, क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर x का इस्तेमाल ऊपर भी हुआ है, तो मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो लेट लॉग ले लेता हूँ दोनों तरफ, लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा x log x, ठीक है ना, x log x, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/y इंटू y1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, x का करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, और log x ऐसे ही, प्लस log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। पाएंगे क्या हम, y1 इज इक्वल टू वाई टाइम्स
1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। दैट इज बाई वन इज इक्वल टू, बाई की जगह रिप्लेस कर देंगे एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये 76 का हो गया। अब बात करते हैं हम 75 के बारे में। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल होना है ऊपर ही। इन्होंने कहा कि लिमिट इसकी वैल्यू -1 है, तो आप बताइए कि ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं फॉर्म क्या है। अगर मैं x इज इक्वल टू ए पुट करता हूँ तो देखता हूँ ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 0/0 फॉर्म है। और फॉर्म अगर 0/0 है तब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। कैसे? ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन नीचे भी डिफ्रेंशिएशन। आइए करते हैं। ए की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, लिमिट x टेंस टू ए की पावर x का हो जाएगा ए की पावर x लॉग ई बेस पर a, माइनस x की पावर a का क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स की पावर e -1 अपॉन x की पावर x का हमने अभी अभी निकाला है, x की पावर x का क्या हो जाएगा, x की पावर x का हो जाएगा x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। अब आपको क्या करना है, सिंपल अप्लाई कर देनी है लिमिट को। तो हम क्या पाएंगे, तो ये यहाँ से हम पाएंगे a की पावर a लॉग a माइनस ए इंटू ए की पावर a-1 अपॉन ए की पावर a ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग ए, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ये लौट के चलती हुई आ रही है -1 के, वो -1 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पाते हैं क्या, ए की पावर ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए की पावर ए कॉमन लिया, अंदर बचा हमारे पास, यहाँ से बचेगा लॉग ए। और ये एक एक चीज़ देखिए, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर ए बचा -1 अपॉन इसमें क्या बचा, ए की पावर ए और 1 प्लस लॉग ए, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट, इसमें माइनस लगा हुआ है, मतलब 1 प्लस लॉग ए इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग ए, इम्प्लाइज दैट इससे ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा मेरा 2 लॉग ए इज इक्वल टू 0 या लॉग ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ लॉग ए इज इक्वल टू लॉग 1, क्योंकि लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये हो गया, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, या ए इज द राइट आंसर, ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। क्या है देखते हैं। कैन द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द दिस इन अ फोर्स फील्ड गिवन बाय दिस इज। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि W जो है किसके इक्वल होता है, W इक्वल होता है F इंटू डी, ठीक है। और D क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो मेरे करने का तरीका आपको मालूम होगा किस तरह से मैं करता हूँ। तो सबसे पहले जो F है उसको लिख लेता हूँ। F की वैल्यू क्या है, 4 - 3 2, आई जे के में लिखता नहीं, ठीक है। 4 - 3 और 2 इनटू डॉट प्रोडक्ट होनी है इसकी, किसके साथ होनी है, आइए देखते हैं। दिस माइनस दिस, 3 - 2, क्योंकि डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ तक ही तो गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दिस माइनस दिस दैट इज 1, और 2 - 1 -1 दैट इज हो जाएगा 3, -1 -4 दैट इज -5, ठीक है। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कीजिए, क्या पाएंगे, 4 × 4 4, -3 × 3 दैट इज 9, माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 10, दैट इज हम पाएंगे क्या, एक चीज़ और याद रखिएगा आप, वो क्या, कि आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। मैंने फाइंड आउट किया यहाँ से, अगर मैं इसको ए कह दूँ, इसको बी कह दूँ, तो मैंने फाइंड आउट क्या किया, मैंने फाइंड आउट बी ए किया, ठीक है ना। मैंने बी ए फाइंड आउट किया है। मुझे निकालना क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी, ठीक। तो आपको क्या करना होगा इसमें, मुझे मिलेगा यहाँ से माइनस का 15, इनको ऐड करता हूँ तो माइनस का 15, ठीक है। अब -15 आपको करना है क्या, ए बी, तो एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 15, या आप एक काम कीजिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसका मॉडुलस, ठीक है। आप लगा दीजिए उसमें मॉड, यहाँ लगाता हूँ मैं मॉड, मुझे क्या मिलेगा 15, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, एक्चुअली मुझे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। क्या है, कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद सेंटर दिस एंड दिस एज अ टेंजेंट इज, ओके।
इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है नहीं कि आप पहले चेक करें सेंटर किसका है। सेंटर सबके ही 0,0 हैं, हालांकि कुछ को छोड़ दें। अगर हम बी और सी को छोड़ दें तो इनके सेंटर 0,0 होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपका आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर ये नहीं होगा। आंसर आपके ए और डी में से कोई एक होगा, क्योंकि इसका सेंटर 0,0 नहीं है ना। ठीक, तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, वो क्या, कि सर्किल है कोई भी, ओके, सर्किल पे एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ किया, ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूं या फिर सेंटर से इसके ऊपर की डिस्टेंस ले लूं परपेंडिकुलर की, तो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होती है हमारी रेडियस के। ठीक है, तो मैंने 0,0 से इस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो लेंथ और परपेंडिकुलर क्या होती है, इक्वल होगा किस चीज़ के, तो इसमें 2 × 0, ठीक है, प्लस 3 × 0 -5, एक मॉड लगा लीजिए यहाँ पे, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 4 + 9। ये बहुत ही इजी है, क्योंकि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं इस स्टैंडर्ड पर जाकर, क्योंकि इस स्टैंडर्ड पे आप वो सब कुछ खुद ही पता कर लेते हैं। तो p की वैल्यू हो गई क्या, कि 5/√13। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा रेडियस के। ठीक है, और ये रेडियस के इक्वल है, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर मेरा इक्वल होगा 25/13। अब जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस 25/13 हो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। कहना सीक्वेंस log x log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई log ऑफ एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर डेस इज। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो क्या, पहचानने का तरीका वही है कि आपको कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये लॉग में है, ये लॉग में है। जीपी में कैसे फाइंड आउट करते हैं कि दिस अपॉन दिस, लॉग ऑफ दिस अपॉन लॉग ऑफ दिस, तो इसका कोई फार्मूला होता नहीं है कि अगर मैं लिखूं कि यहाँ से लॉग ए अपॉन लॉग बी इस तरह से लिखूं, तो मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा। हद में हद इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं लॉग बी बेस पर ए। ठीक है, इससे मुझे आर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ जीपी हो नहीं सकता, और जीपी नहीं हो सकता तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बच्चे बी और सी। ठीक है, तो बी और सी में से दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस में करके निकालूं तो मैं क्या पाऊंगा, आइए देखते हैं। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स, सॉल्व करते हैं क्या, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, या कह सकता हूँ लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई। सिमिलरली लॉग ऑफ एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, या कह सकता हूँ लॉग ऑफ एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा वाई। फिर से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, दिस 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 दिस, बचा क्या, बचा फिर से लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये मेरे सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एपी में होगा, क्योंकि इसका आर यहाँ से यहाँ तक भी सेम है और यहाँ से यहाँ तक भी सेम आ रहा है, और किसके इक्वल आ रहा है, लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू किसके है, कॉमन डिफरेंस के। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इनका सेम है, तो कह सकता हूँ एपी में होंगे, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। क्या है, कह रहे हैं इफ द प्रोबेबिलिटी फॉर ए टू फेल इन एन एग्जामिनेशन इज 0.20, ओके, उन्होंने गिवन है हमारे पास पी ए डैश, ए के फेल होने की हमको प्रोबेबिलिटी गिवन है, क्या है कि पी ए डैश हमको गिवन है इज इक्वल टू 0.20, ओके, पी बी डैश बी गिवन है, कह रहे हैं एंड डेट ऑफ बी टू फेल इज 0.30, ओके, देन द प्रोबेबिलिटी डेट आइदर ए और बी फेल्स। ठीक है ना, तो एक चीज़ आपको मालूम ये होनी चाहिए कि ये फेल हो, मतलब ए फेल हो या बी फेल हो, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, दैट इज ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखना। इवेंट्स कैसे हैं, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हमसे वैल्यू पूछी है किस चीज़ की, पी ए डैश यूनियन बी डैश किसके इक्वल होगा, पी ए डैश प्लस पी बी डैश माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
ठीक है। इंडिपेंडेंट है दैट इज पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा पी ए डैश इंटू पी बी डैश के। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, आइए देखते हैं क्या। 0.20 प्लस 0.30 माइनस इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे 0.06। ये क्या है हमारा 0.50 माइनस 0.06। सिक्स से अगर अगर हम 0 से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं बचेगा हमारे पास 4 और ये बचा हमारे पास 4 डेट इज 0.44 डेट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको कराऊंगा। आपके 45 क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको तीसरे वीडियो में लेके आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि एक क्राइटेरिया है वो हमको पूरा करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।